25 दिसंबर पाकिस्तान में एक नहीं दो खुशियाँ बल्कि कई खुशियाँ लेकर आती है। यकीनन आपने देखा हमारा क्रिसमस स्पेशल, हमारी कॉन्वर्सेशन, जो मसाइल हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके ऊपर बात की गई। लेकिन उससे भी बढ़कर ये कि आज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भी तारीख़ पैदाइश है और यकीनन आपकी पैदाइश कराची में हुई और मुस्लिम उम्मा, बल्कि अगर तारीख़ की तरफ देखा जाए तो ही विल ऑलवेज़ बी रिमेंबर्ड एज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, यानी वो जिसका सिर्फ ख्वाब देखा जा सकता था, जिसके लिए सिर्फ आवाज़ उठाई जा सकती थी। इस तहरीक को ना सिर्फ एक बेबाक अंदाज में लीड करना, बल्कि जो उसके सम्राट जिसका ख्वाब देखा था उसको पा लेना अपनी ही ज़िंदगी में, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। और यकीनन क़ायद-ए-आज़म के यानी जो उनका लीडरशिप स्टाइल था, जिस तरह उन्होंने लोगों को रिझाया, जिस तरह लोगों को एक कौम बनाया, आज भी लोग ये सवाल करते हैं कि उसके बाद जो लीडरशिप डेफिसिट हम देखते हैं, शायद वही हमारे बहुत सारे मसाइल की वजह है। आज साल 2024 का जब बिल्कुल शुरुआत होने वाली है, हमें किस किस्म की लीडरशिप की ज़रूरत है? और सबसे बढ़कर ये कि आज 75 साल गुजर जाने के बाद क्या हम कायद के विज़न के करीब ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बहुत दिल दुखता है जब 2023 के नंबर्स की तरफ हम देखते हैं और कहते हैं जी सैकड़ों, लाखों, हज़ारों स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड पाकिस्तानी अब मुल्क में जो अपना यकीन था, अपनी रियासत पे जो यकीन था, अपनी शनाख्त पे जो यकीन था, वो कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंची है, उस पे से एतमाद उठता जा रहा है। तभी दयारे गैर में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो कूच कर रहे हैं। तो फिर फुकदान कहाँ पे है, फेलियर कहाँ पे है? क्या ये हमारे इदारों का का एक फ़ेलियर है या बतौर माशरा हमारा फ़ेलियर है? और सबसे बढ़कर ये कि हम जो पाकिस्तान स्टडीज़ में अपनी तारीख़ को पढ़ते हैं, अपनी स्ट्रेटिजिक लोकेशन के बारे में जानते हैं, अपनी अहमियत को समझते हैं कि दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, 70% आबादी पाकिस्तानियों पे है, यानी यूथ पे मुश्तमिल है पाकिस्तान में। फिर उससे भी बढ़कर ये कि दुनिया के कई ममालिक में जिस कदर की निगाह से आपको देखा जाता है, आप उनकी तारीख़ उठाते तो कहते हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके उनके इदारों तक सब में पाकिस्तान ने उसको खड़ा करने में, उसको फाउंड करने में पाकिस्तानियों ने अपना हिस्सा डाला है। तो फिर क्या वजह है कि यही पाकिस्तानी ये मौजज़े, यही तरक्की, यही खुशहाली अपने मुल्क में नहीं ला पा रहे हैं? कहाँ पे कमी रह जाती है? आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारे कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साकिब मोहम्मद ख़ान साहब। आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, स्कॉलर भी हैं, इसके अलावा फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं द मार्क स्कूल के। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। एक और ज़बरदस्त मेहमान जिनका ताल्लुक भी तदरीस के शोबे से आज हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। आप फॉर्मर प्रिंसिपल हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस इदारे से आप मुंसलिक रहे वो भी क़ायद-ए-आज़म के नाम पर ही है, यानी क़ायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज भावलपुर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद आपकी भी आमद और मौजूदगी का। अगर शुरुआत डॉक्टर जावेद आपसे करना चाहूँ, मुझे ये बताइए कि आज नौजवानों को आप जब देखते हैं और कहीं ना कहीं जो कायद का ख्वाब था वो उनकी आंखों में धुंधला सा गया है, वो समझते नहीं जी द सिस्टम इज़ टू फार गॉन, कोई मुस्तकबिल नहीं है, हम होनहार हैं लेकिन हमें अगर अपनी कदर करानी है तो मुल्क छोड़ना पड़ेगा, हमें किसी और मुल्क जाके बसना पड़ेगा। ये जो तासुर है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है कि जो कायद का विजन था वो बहुत क्लियर था। वो ये था कि मुसलमान एक जुदा कौम हैं, लिहाजा उन्हें एक जुदा ज़मीन का ख़ित्ता चाहिए जहां वो अपने तहज़ीब व तमद्दुन और अपने दीनी इक़दार के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। ये बहुत सिंपल सा एक विजन था। अब इस विजन को मटीरियलाइज करने के लिए जो उनके साथ पूरी टीम थी और जो बाद में लोग आए, उन सब की जिम्मेदारी थी कि वो दयानतदारी के साथ, ईमानतदारी के साथ इस मुल्क को अपना घर समझते हुए अपनी सलाहियतों को इस तरीके से प्रायोरिटाइज करें कि हमारी पहली प्रायोरिटी हमारा मुल्क हो, उसके बाद हमारी बाकी सारी प्रायोरिटीज हो। लेकिन बतदरीज हमारे यहाँ इज्तमाई तौर पर करप्शन, इज्तमाई तौर पर पैसे के सिलसिले में बददियानती और मुल्क के वसाइल को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करने का रुझान बढ़ना शुरू हो गया। एक ज़माना जब शुरू में था तो किसी दफ्तर में 1-2 लोग होते थे कि जिनके बारे में ये था कि ये बददियानत लोग हैं और करप्ट लोग हैं, लेकिन उसके बाद ये अमूमी मिजाज बन गया। और इसलिए कई महकमे ऐसे हैं जिसमें आप सोच भी नहीं सकते कि आप पैसे को इन्वॉल्व किए बगैर या करप्शन या उसके सिफारिश को इस्तेमाल किए बगैर वहाँ कोई काम करवा सकते हैं। तो ये बतदरीज होना शुरू हो गया। अब हम सारा जो है बोझ डाल रहे हैं नौजवानों पर
लेकिन यह है कि इन नौजवानों ने जो रोल मॉडल देखे हैं, वो मेरी उम्र के लोग और मुझसे जो बड़ी उम्र के, मुझसे मुत्तसिल नस्ल के लोग थे, उन सब ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अब वो सारे के सारे लोग जो उस तरबियत के मिजाज से निकले, अब वो पाकिस्तान के जितने पावर स्ट्रक्चर्स हैं उनके हेड के तौर पर बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान में 5-6 पावर स्ट्रक्चर्स हैं जो पूरे मुल्क को रन करते हैं, और नीचे पूरी आवाम होती है। उन सब में इज्तमाही तौर पर इंडिविजुअल लोग बहुत अच्छे हमेशा होते हैं माशरे में, लेकिन इज्तमाही तौर पर वतन से मोहब्बत, वतन के लिए अपनी यानी उसको प्रायोरिटी देना और अपने ज़ाती मुफाद को प्रायोरिटी ना देना, इसका फुकदान डेवलप हो गया है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर लेके आना चाहूँगी डॉक्टर साकिब, आपके पास लेके जाएंगे कि एक लीडर का अपना करिश्मा होता है, जो उसकी कन्विक्शन होती है अपने ख्वाब को लेकर, अपने विजन को लेकर, वो कई लोगों को कायल कर लेता है। हम तारीख़ के पन्नों में देखते हैं कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह यकीनन एक ऐसी ही पर्सनालिटी थे कि ब्रिटिशर्स से ले के जो मुस्लिम बिज़नेस फैमिलीज़ थी उनसे बहुत मरूब होती थी। कहा जाता है कि अगर पार्टीशन की तरफ देखा जाए तो यकीनन पंजाब और सिंध 2 सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले सूबे थे। लेकिन अगर हम उस ज़माने के NWFP को, बलूचिस्तान को देखते थे, प्रिंसली स्टेट्स को देखते थे, कई ऐसी बड़ी बिज़नेस फैमिलीज़ को देखते थे जो अनडिवाइडेड इंडिया में राज कर रही थी, उनका ज़बरदस्त बिज़नेस था, उनको कायल करना कि वो पाकिस्तान कूच करें, ये सब क़ायद आज़म की अपनी काविशों का नतीजा था। यानी वो जब जिस तरह लोगों से मिलते थे, उनको कन्विंस करते थे, तो लोग परसुएड हो जाते थे। वो खला उनके बाद कोई पूरा क्यों नहीं कर पाया? जी साकिब साहब। देखिए, बात ये है कि क़ायद आज़म ने जो, जिसे आपने कहा कि एक करिश्मा पर्सनालिटी का मौजूद था, और क़ायद आज़म की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि वो नौजवानों के दिलों में बसते थे। नौजवान सरबकफ होकर उनकी एक आवाज़ पे बाहर चले जाते थे, लेकिन ये 2 वे प्रोसेस था। वो जो है नौजवानों के साथ क़ायद आज़म का जो रवैया था वो बहुत मुशफ़िक़ाना था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि क़ायद आज़म एक सेल्फलेस डिस्कशन के कायल थे। क़ायद आज़म की जितनी भी तकरीरें आप पढ़ लीजिए, जितने भी बयानात पढ़ लीजिए, वहाँ पे सेल्फ़ प्रोजेक्शन आपको नज़र नहीं आती। वहाँ के क़ायद आज़म के एक अपने जो एक ज़ाती मफाद नज़र नहीं आते। तो नौजवानों को ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है, व्हेन द वन इज़ गिविंग इम्पोर्टेंस, द वन इज़ गिविंग थिंकिंग यूथ एज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर। ये वो फैक्टर था जो क़ायद आज़म में यूँ समझ लीजिए कि बहुत बदरजा अतम मौजूद था, और इसका रिएक्शन भी ऐसे ही आया। और नौजवान यूँ समझ लीजिए कि गोशे गोशे में क़ायद आज़म का पैगाम जिन लोगों ने पहुँचाया, इनमें सर फहरिस्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मुस्लिम स्टूडेंट्स ही मौजूद थे, और वही जो लोग थे जिन्होंने गोशे गोशे में इसका पैगाम पहुँचाया। और एक वक्त एक बच्चा नारा लगा रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। क़ायद आज़म ने उससे पूछा कि भाई तुम्हें इसका नारे का मतलब पता है? तो उसने कहा बहुत आसान है कि जहाँ हिंदू ज़्यादा हैं वहाँ हिंदू हुकूमत करें, जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं वो मुसलमान हुकूमत करें। तो क़ायद आज़म ने उसकी बात को सराहा और कहा कि अब पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दैट इज़ बेसिकली द बेसिक एलिमेंट, कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एक विज़न का फुकदान नज़र आता है, और क़ायद आज़म ने नौजवानों के विज़न को बेदार करने में बहुत ज़्यादा कलीदी, समझे, आपका फोकस यही था। लेकिन फिर आप जो बात कर रहे हैं साकिब साहब, और अगर मैं इसको जोड़ती हूँ जावेद साहब की बात से, तो एक गैप हमें नज़र आता है। जावेद साहब, आपने शुरू में निशानदेही की कि क़ायद का ये विज़न मौजूद था, इस विज़न की बुनियाद पर, इस शनाख्ती बुनियाद पर, इस ख्वाब के साथ हमने पाकिस्तान की तश्कील में लोगों ने हिस्सा डाला, कुर्बानियाँ दी। लेकिन बाद में जिन नौजवानों ने इसको इनहेरिट किया, जो इतने मरूब थे क़ायद आज़म की पर्सनैलिटी में, उनका आहिस्ता आहिस्ता जो यकीन था वो डगमगाने कैसे लगा? जैसे आपने बददियानती की बात की, करप्शन की बात की, वो पाकिस्तान के इदारों में इस नासूर ने जड़ें कैसे पकड़ी? जी जावेद साहब। देखिए, ऐसा है कि जैसे कहते हैं ना, पानी ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाता है, वाटर फ्लोज फ्रॉम द हाइट। जी। तो क़ायद आज़म के इंतकाल के फ़ौरन बाद और फिर लियाकत अली ख़ान के शहादत के फ़ौरन बाद हमारे मुल्क में कोई स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बन सका, और इसलिए हमारे पॉलिटिकल निज़ाम के अंदर जो एक लीडरशिप, जो जैसे जो क़ायद आज़म का जो कद था, फिर उसके बाद लियाकत अली ख़ान साहब की एक पर्सनैलिटी के अंदर एक अपना जो भी सादगी थी और वो सब कुछ था, उसके बाद से उसको कोई कैरी नहीं कर सका। लिहाजा एक तरह की ना अफरा तफरी का आलम बन गया,
और आप देखिए बहुत ही थोड़े अरसे के बाद मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। और जो मशरकी पाकिस्तान, और दूसरा है कि हम एक तो ना सच बोलने और सच को सुनने और सच को समझने के लिए समहाउ तैयार नहीं है। तो हमसे गलतियां हुई। हम उस तरीके से जो दो कौमी नजरिया था जिसमें हम सिर्फ कलमे की बुनियाद पर एक कौम बनते थे, जबान की वजह से, नस्ल की वजह से, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये एक ऐसा नारा था जो कि डिक्शनरी के लफ्ज को तब्दील कर सकता था। यानी जो कौम की डेफिनेशन डिक्शनरी की है, ये उसके बिल्कुल मतलब को उलट कर सकता था। हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो आप देखिए उससे कुछ ही सालों के बाद हमने मशरकी पाकिस्तान को खो दिया। इसका मतलब है बुनियादी तौर पर हम उस विजन के साथ बिल्कुल नहीं जुड़ सके। और उसकी बुनियादी रीजन एक बहुत ही वीक पॉलिटिकल सिस्टम है। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हमने एक जो पार्लिमानी निज़ाम है उसकी बुनियाद पर मुल्क की चलाया था, उसको हम सस्टेन नहीं कर सके, उसके अंदर मेच्योरिटी नहीं आ सकी। लिहाजा जो लोग भी ऊपर नजर आते रहे, उनके अंदर रोल मॉडलिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आप देखिए, अब जिस बंदे की हुकूमत खत्म होती है उसके फौरन बाद उसके ऊपर 10 करप्शनों के निजाम लग जाते हैं। मैं कहता हूं कि चाहे वो झूठे हो, जो सच्चे हो, वो लगे क्यों? जो शख्स इतने बड़े मकाम पर मौजूद है तो उसके ऊपर छोटी छोटी बातों पर करप्शन के इल्जाम क्यों लगे? तो अब बेचारे नौजवान को आप क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान स्टडीज़ की किताबों में जैसे पढ़ते हैं कि पाकिस्तान की तश्कील के बाद एक तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तबीयत का नासाज होना, फिर एक वीक पॉलिटिकल सिस्टम होना, हमारे पास वसाइल ना होना, उस वक्त जो नाइंसाफ़ी की बुनियाद पे तश्कील दी गई, बहुत सारे वसाइल का जो फेयर हमारा शेयर था पाकिस्तान को नहीं दिया गया। लोग जब मिसालें बताते कहते कि उस वक्त की जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो सिविल सर्वेंट्स थे, स्टेपलर और पेपर्स नहीं होते थे, तो पेपर का दूसरा पन्ना इस्तेमाल करना ज़रूरी होता था। स्टेपल्स या पेपर पिन्स ना होने की वजह से बबूल के कांटों को इस्तेमाल किया जाता था। यानी ये वो कुर्बानियाँ थी जिसके बाद एक हमने कहा कि एक जज्बे के तहत मुल्क लिया गया। लेकिन फिर एक फुकदान हमें नज़र आता है कि इस्लाम के नाम पे तश्कील दिया जाने वाला मुल्क। साकिब साहब, ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी। यहाँ पे एक नई डिबेट शुरू हो गई कि सही और अच्छा मुसलमान कौन है, और हमने मसलक की बुनियादों पे नफ़रत अंगेज़ी और शरंगेज़ी के दौर और अदवार भी देखे। और इसके लिए हमेशा एक सिंप्लीफाइड जो एक ऑब्जर्वेशन होती है कि जी ये बैरूनी साजिशें थी। तो फिर क्या वजह है कि हम अपना दिफा नहीं कर पाते इन बैरूनी साजिशों के लिए, और इसके हवाले से कायद का क्या विजन था? देखिए, जो आज का यूथ का मसला है ना, यूथ है इनफरादियत का शिकार। यूथ ये सोच रही है कि मेरी नौकरी, मेरी कमाई, मेरी तनख्वाह, मेरा फ्यूचर, वो जो कलेक्टिव आइडियोलॉजी और जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी यूथ दूर तो चली गई और उनको करीब लाने वाला कोई नहीं। अगर हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजवानी को देखें तो एक हिल्फुल फजूल एक मुआहिदा हुआ था, और उसकी वजह यह बनी थी कि मक्के में एक ताजिर आया था और उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया था, और उस वक्त नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद नौजवानों को ही अपने साथ मिलाया था, और इन नौजवानों ने ही अहद किया था कि हम उस ताजिर को हक दिलाएंगे। इट वाज अ सोशल प्रॉब्लम, इट वाज अ प्रॉब्लम ऑफ अ नेशन, अ प्रॉब्लम ऑफ अ कंट्री। और उसमें वो नौजवान जो थे उन्होंने अपना कैरेक्टर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो गए, उन्होंने खाने काबा का तवाफ़ किया और वहाँ पे आब ज़मज़म पी के ये अहद किया कि हम इस नाइंसाफ़ी को इस माशरे से दूर करेंगे। और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेड दिस कैरावन ऑफ द यूथ। तो ये चीज़ एक विजन है कि हमें इसको बेदार करने की ज़रूरत है। कि हमें अक्सर अगर आप इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं, लोग इल्ज़ाम देते हैं कि भाई मज़हब के नाम पे बना और आप सेक्युलर या डिवर्सिटी पे बिलीव नहीं करते, आप एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी पे बिलीव नहीं करते। सवाल ये है कि हम इस्लामी उसूलों पे मबनी एक माशरा और एक रियासत बनाने पे यकीन रखते हैं, और ये था नज़रिया पाकिस्तान, ये था कायद का विजन। लेकिन जब पाकिस्तान मादरे वजूद में आ गया और जब आपकी मुल्क की तश्कील हो गई, उसके बाद हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमने इन उसूलों को ही एक तरह से भुला दिया। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आया, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। पहले तो सारी कौम को 25 दिसंबर की मुबारक हो, और आपके गेस्ट को भी बहुत सलाम है, इनसे हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं। लेकिन व्हाट आई थिंक इज दैट के अनफॉर्चुनेटली मैं सबसे पहले जो कायद का विजन था ना, कायद इज वेरी ट्रू लीडर। जब वो खड़े होकर तकरीर करते थे ना इंग्लिश में भी, तो कहते हैं कि जिनको नहीं समझ में आती थी वो भी कहते थे ये शख्स सही कह रहा होगा, क्योंकि उनको पता था ये सच्चा। सबसे खराबी जो हमारे जब उनके बाद लीडर खड़े होते हैं ना, तो हमें पता था कि झूठ बोल रहे हैं, फर्क यहाँ आ जाता है, फिर हम डायरेक्शन लेस हो गए।
मैं अगर आज 3 तलवार पे गुजरता हूँ ना, तो मेरे पास अफसोस ये होता है कि यूनिटी फेथ डिसिप्लिन तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम अपने सड़कों पे अपने इर्द गिर्द, तो ना हमारा डिसिप्लिन है ना हमारा फेथ बाकी रहा है। तो ये मेरा सवाल इनसे ये कि देखें, बात ये कि उनके मरने के बाद हमारी लीडरशिप नहीं मिली, हमें एक कंट्री बना के दे दी गई इस्लाम के नाम पे बेहतरीन जो उनका मैनिफेस्टो था, उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, उस मैनिफेस्टो पे हम ना चल सके, ना हमने उस मैनिफेस्टो को अप्लाई किया, ना हम मॉडर्न सेक्युलर बन सके, ना हम कोई मुस्लिम स्टेट बन सके। बात है कि मैं एज ए लर्नर, एज ए स्टूडेंट मैं पूछना चाह रहा हूँ आपके गेस्ट से कि मुझे बताएं कि अब ये चीजें ठीक हो सकेंगी नहीं सकेंगी, कायदम के विजन दैट इज़ अ $1 मिलियन क्वेश्चन। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए आया, ऑलवेज अ प्लेजर टू हेयर फ्रॉम यू एंड व्हाट अ रिमार्केबल क्वेश्चन। अब मैं कहा चले हम विजन से दूर होते होते हम जिस पड़ाव पे अभी आज पहुँचे हैं इसमें हमें 75 साल लगे हैं, लेकिन क्या बेहतरी की कोई उम्मीद है या हम इसी तरह तितर बितर होते रहेंगे, हमारा माशरा इसी तरह फ्रैगमेंटेड रहेगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग वक्त था जी, जब 1947 में पाकिस्तान की तश्कील होती है तो हम देखते हैं कि दुनिया 2 धारों में बह रही है और आहिस्ता आहिस्ता डीकॉलोनाइज हो रही है। यानी जो ब्रिटिश राज का सूरज था, कहा जाता था कि पूरी दुनिया में इनकी सल्तनत इतनी बड़ी है कि इस पे सूरज कभी गुरूब नहीं होता, तो आहिस्ता आहिस्ता इस उरूज को भी जवाल आया। लेकिन अहम बात ये थी कि ये जो न्यूली फाउंडेड कंट्रीज़ थी, इनका अपने पैरों पे खड़े होना और उस असर से बाहर निकलना एक बहुत बड़ा अमल था और उसके अंदर इनके लीडर्स ने यकीनन एक बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया। आज यहाँ पे गुफ्तगू में ये भी बात शामिल करते हैं कि जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस या पाकिस्तान एट द वर्ल्ड स्टेज का जिक्र करते हैं तो हमें लगता है कि पाकिस्तान की लोकेशन बड़ी स्ट्रेटिजिक है, हम बड़े अहम हैं दुनिया भर के लिए। लेकिन ऐन हमारे बनने के, तश्कील देने के बाद क्या सूरत हाल थी, ज़रा इसको भी गुफ्तगू में लेके आते हैं। और पाकिस्तान के वजूद में आने के फ़ौरन बाद मामला ये था, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान को जब कंपेयर किया जाता है कि क्या इंडिया दुनिया का फेवरेट था या पाकिस्तान फेवरेट था, इंडिया का झुकाव थोड़ा रूस की तरफ था और पाकिस्तान ने फ़ैसला किया अमेरिका की तरफ झुकाव का। तो क्या इससे आज जब 75 साल के बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान को फ़ायदा ज़्यादा हुआ, भारत को फ़ायदा ज़्यादा हुआ, ज़रा इस बात पे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर जावेद, आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे ये बताइए कि भारत ने तो इस नैरेटिव को बड़ा आगे लेके चले कि अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ना होते, तहरीक पाकिस्तान ना होती, तो अनडिवाइडेड इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत होता और वो आज तक भी इस नैरेटिव को जो उनके हार्ड लाइनर से फॉलो करते हैं। लेकिन क्या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कभी ये सोचते थे या आप जो तज्जिया करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या उनका ख्वाब था कि जो पूरा बरसग़ीर या साउथ एशिया है उनके आपसी ताल्लुकात बेहतर हों, जो मेरे ख़्याल में तारीख़ी तौर पे नहीं हो पाया क्योंकि हिजरत का अमल इतना मुश्किल बना दिया गया, लाखों करोड़ों लोगों की कुर्बानियाँ थीं, जो मोहब्बत के साथ, आसानी के साथ लोगों की हिजरत हो सकती थी वो नहीं हो पाई। क्या इसने एक ऐसा कड़वा बाब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक चैप्टर ऐसा ले आया जिसके बाद ये हालात, ये ताल्लुकात कभी बेहतर नहीं हो पाते थे? कायद इस बारे में क्या सोचते थे? मेरा नहीं ख्याल कि किसी के जहन में ऐसा था कि इस किस्म की खौफनाक और सूरत हाल डेवलप होगी पार्टीशन के वक्त, और उस ज़माने में बहुत से मुसलमान लीडर थे वो इस बात की निशानदेही करते थे, और जिनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और कुछ लोग और थे जिन्होंने इस बात की बहुत पेशगोई की थी कि ऐसा करने में बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा और बहुत ज़्यादा यानी कत्ल गारत होगा जी। तो लेकिन बहरहाल उन हालात के अंदर कायद आज़म के विजन में, और उन्होंने यही मुनासिब समझा कि इसी को ये एक ज़्यादा बेहतर होगा मुसलमानों के लिए कि उनका एक अलग वतन बन जाए। मेरा ये ख्याल है कि ये डिबेट कभी भी ख़त्म नहीं होगी कि क्या यानी जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया होता और वो इलाका जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी वहाँ मुसलमानों की हुकूमत होती, और जिस जगह पर हिंदुओं की थी अक्सरियत वहाँ हिंदुओं की होती। तो क्या ये ज़्यादा बेहतर तरीका था और उनकी लूज सी आपस में एक कोरिलेशन होती जिस तरीके से अमेरिका की रियासतों की आपस में है? तो ये अब ये मेरा ख्याल है ये वक्त गुजर गया है। जी जनाब, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आके इस पर भी बात करेंगे कि क्या ख़वातीन के लिए जो कायद आज़म का ख्वाब था कि उनको हर फील्ड में, हर शोबे में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और पाकिस्तान की 50% आबादी जो ख़वातीन पर मुश्तमिल है, क्या वो कायद के विजन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार पा रही है, अपने टैलेंट, अपने मेरिट का इस्तेमाल कर पा रही है? अच्छा जी, कायद का ख्वाब ख़वातीन के लिए यूथ से कनेक्ट करते थे। यूथ उस वक्त एक बहुत ही मुतहरिक क़ुव्वत बन के सामने
आई थी, पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ रही थी, पाकिस्तान की तश्कील में पेश थी, लेकिन मुल्क बनने के बाद क्यों हमने उन उसूलों को, उस विज़न को भुला दिया। डॉक्टर साकिब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे बताएं, बिलखुसूस ख़वातीन के लिए, ठीक है एक कंजर्वेटिव माशरा था, लेकिन 200 ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनके निकलते वक्त पूरे मजमूई तौर पे अगर बरसग़ीर की तरफ देखा जाए, साउथ एशिया की तरफ देखा जाए, तो हमारा लिटरेसी रेट उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 13% था। तो यकीनन एक ट्रेडिशनल माशरा था, कंजर्वेटिव माशरा था। क्या वाकई यानी जिना का जो ख्वाब था पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए, वो एक बहुत ही बड़ी अनोमली था, उसका पूरा होना नामुमकिन था? बहुत शुक्रिया। ऐसे सबसे पहले तो मैं एक बात की तस्हीह यहाँ करना चाहूँगा कि जिस वक्त कायदे आज़म अपने नौजवानों के साथ ये मूवमेंट को लेकर चल रहे थे, तो ये उसी वक्त का वाक़या है जैसे कहा गया कि उस वक्त के लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि मुश्किलात होंगी, और उनको ये अंदाज़ा भी नहीं था कि वो आगे कुछ ऐसे मुश्किलात के शिकार होंगे। दिस वॉज नॉट द केस। दे वर ऑल सेट, दे वर ऑल रेडी, दे वर ऑल मोटिवेटेड, they were all encouraged to face any problem in the cause of Pakistan development establishment। एक नौजवान यही नारा लगा रहा था, छोटी उम्र का था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बनकर रहेगा पाकिस्तान। लगाते लगाते गिर गया, चोट लगी, खून निकलने लगा तो रोने लगा। तो वहाँ पर एक ऐसे ही मौजूद थे शख्स, वो हिंदू साहब, तो उन कहने लगे तुम तो अभी बड़ा नारे लगा रहे थे और अभी ज़रा सा खून निकलने पे तुम रो रहे हो। तो उसने लड़कार के कहा था कि मैं इस बात पे नहीं रो रहा हूँ कि मुझे चोट लगी है, मुझे रोना इस बात पे आ रहा है कि मैंने अपने खून का एक एक कतरा जो है पाकिस्तान के लिए महफूज किया हुआ है और मैं तैयार हूँ पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने के लिए। तो ये वो कंडीशन थी जिस वक्त यूथ पाकिस्तान के जो कायदे आज़म के साथ थे। रही बात ख़वातीन की, तो देयर वाज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द कायद्स विजन। ये हमें बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि कायदे आज़म ने हमेशा तलबा को, स्टूडेंट्स को और नौजवानों को कलेक्टिवली मोटिवेट किया है, कलेक्टिवली उनको आगे लीड किया है। और उनमें एक दो कोट यहाँ पे मैं पेश करना चाहूँगा। कायदे आज़म ने कहा था कि जब तक आप तालिब इल्म रहें, अपनी तवज्जो सिर्फ तालीम की तरफ मरकूज़ रखें, और अगर आपने अपना तालिब इल्मी का कीमती वक्त गैर तालीमी सरगर्मियों में ज़ाया कर दिया है, तो ये खोया हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आएगा। ये लीडर का ये विज़न था कि वो अपने कॉज के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए यूथ को कुर्बान करने का जहन कतई तौर पे नहीं था। ये वो वक्त था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की साकिब साहब, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहूँगी। आज जब 2023 ख़त्म हो रहा है, 2024 शुरू हो रहा है, हम अपने तमाम बच्चों के लिए, यानी 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल जाने की उम्र के हैं, स्कूल नहीं जाते पाकिस्तान में। तो जो बेसिक हक़ है, जो कायद ने, आपने जैसे कहा कि तालिब इल्मों को उन्होंने एड्रेस करके कहा कि सिर्फ तालीम पर फोकस करें, 2 करोड़ बच्चों के लिए तो वो दरवाज़ा कभी खुलता ही नहीं है। और जिनके लिए खुलता भी है, आज का नौजवान ये बहस मुबाहिसा कर रहा है कि क्या डिग्री लेने का भी कोई फ़ायदा है, डिग्री की क्या ज़रूरत है, हम टिकटॉकर बन जाते हैं, हम इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, इनोवेशन करते हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट्स आज की दुनिया में मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स बन रहे हैं। तो फिर कायद का विजन और नौजवानों की डायरेक्शन, इसका गैप तो वाज़े है। नहीं, कायदे आज़म का एक कॉल हम सब जानते हैं, जो अच्छा एक बात तो हम बहुत क्लियर हो जाएं कि कायदे आज़म के हर स्पीच में यूथ का जिक्र ज़रूर होता था, और कायदे आज़म ने बहुत वाज़े तौर पे उनको पैगाम दिया था, काम काम और सिर्फ काम। अच्छा, ये हमारी यूथ ने तो नहीं लिया, हम दीगर अक़वाम में देखते हैं वो इसी नसीहत के तहत वो तरक्की के आसमानों को छू रहे हैं। और मामला यही है कि कायदे आज़म ने हमेशा यूथ को ऐसे ही तरगीब दी कि वो यूथ जो आज हम देख रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन में मौजूद हैं, वो ब्लेमिंग गेम की तरफ जा रहे हैं। यूथ अपने आप को विक्टिम समझता है, यूथ कभी इस पे इल्ज़ाम, कभी इसके इल्ज़ाम दिया जाता है। नतीजा हमारे सामने है कि एक बेजारी मौजूद है मुल्क में। अच्छा, मैं इसी तालीम के जो फैक्टर है ना, उसको कंटिन्यू करना चाहूँगी लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द शो। जावेद साहब, ये आपके पास आना चाहूँगी। मुझे ये बताएं कि लीडर का तालीम याफ्ता होना कितना अहम होता है, क्योंकि आप देखें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ वेरी वेल रिनाउंड बैरिस्टर, ही वॉज अ लॉयर बाय प्रोफेशन। और उसके बाद भी हमने देखा कि जो पाकिस्तान की बागदौड़ जिन लोगों ने संभाली, अगर हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात करें, बाकी लोगों का जिक्र करें, ये बड़े पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कहा कि जमहूर और जमहूरियत का हुस्न ये है कि हर इंसान के पास एक उसको आगे बढ़ने का, अगर उसमें कायदाना सलाहियत है तो उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। डू यू थिंक दैट हैड द इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, और जो मुल्क का, एक कौम का विजन होना चाहिए, कहीं उस पर इसकी वजह से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है? जी, मैं बदकिस्मती से हमारे तमाम शोबों में डिटीरियोरेशन हुई है जी, और उनमें एक हमारा जो पॉलिटिकल एलीट हैं, उनके क्वालिटी के अंदर भी डिटीरियोरेशन हुई है।
और इसी तरह बाकी तबकात में भी डिटीरियोरेशन हुई है। और इनकी अगर हम सबकी रूट कॉज देखें तो ये है कि हमारे यहाँ कंटिन्यूस कोई तरबियत का निज़ाम मौजूद नहीं है, और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ अगर कोई शख्स गलती करता है ना, ख़ास तौर पे वो पावरफुल अगर हो, तो हमारा इंसाफ का निज़ाम जो है वो इतना ताकतवर नहीं है कि वो उसको रेजिस्ट कर सके और गलती करने वाले को उसकी सज़ा मिल सके। तो ये तवात्तुर के साथ ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल कल्चर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और एक फैब्रिक बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जावेद साहब, मैं सिर्फ बात मुकम्मल करूं। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हम इस तरह की बातें करते रहेंगे जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगी। हम ये बात जरूर करें कि अब इसका हल क्या है। तो अगर आप मुझे 1-2 मिनट दें तो मैं सिर्फ ये आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं कि किसी भी मुआशरे में बेहतरी के लिए 2 तरीके हैं। एक है टॉप टू बॉटम अप्रोच, जो कि बहुत क्विक होती है, उसका नतीजे जल्दी निकलते हैं, और एक होती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब यह है कि हमारे जो ऊपर के 4-5 पावर स्ट्रक्चर्स के लोग हैं ना सारे, यानी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हमारी ब्यूरोक्रेसी, यानी हमारे पॉलिटिशियंस, यानी हमारी इस्टेब्लिशमेंट, यानी हमारा मीडिया, यानी हमारे जज, ये सारे के सारे बैठकर फैसला करें कि और आपस में एक तय करें कि ये लिमिट है, इस लिमिट से नीचे कोई नहीं उतरेगा। और तो एक तो टॉप, इसकी मैं तफसील में नहीं जाता, तो टॉप से इनको फैसला करना पड़ेगा। अगर ये लोग फैसला नहीं करेंगे तो नीचे ये ट्रिकल नहीं होगा। दूसरी है बॉटम टू टॉप अप्रोच, वो ये कि आप और मैं, हम सब मिलकर अपने अपने खानदान की जिम्मेदारी ले लें कि दुनिया जो मर्जी करती रहे, मैं, मेरे बच्चे और मेरी अहलिया, हम वैसे ही पाकिस्तानी बनेंगे जैसा पाकिस्तानी को होना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर ये 2 रास्ते हैं जिनके जरिए से हम इसको क्रैक कर सकते हैं। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि अगर माशरे में सुधार लेके आना है, इट्स ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। अभी भी अगर हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द, आपको बहुत टैलेंटेड लोग मिलेंगे, हमारे पास बहुत कुछ है जिस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन जो हम कहते हैं ना जहनों की ग़ुलामी, हम एक आज़ाद मुमलिकत में सांस लेते हैं, 75 साल हमारे मुल्क को बने हुए हो गए हैं, लेकिन हमारी जहनी ग़ुलामी अभी तक उसी तरह कायम है, जिसकी वजह से हम इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब और साकिब साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये सारी गुफ्तगू बड़ी अहम है। कभी कभार हमें लगता है कि हम प्रॉब्लम के हवाले से बात करते हुए इतना वक्त गुजारते हैं कि सोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ते, लेकिन इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू रिवाइज़ आवर हिस्ट्री एज़ वेल, कि हम एक दफ़ा फिर एटलीस्ट अपना छोटा सा हिस्सा डाल सकें कि कायद के विजन के ऊपर बात करें, उनकी कद के ऊपर बात करें कि वो कितने कदावर लीडर थे। लेकिन जो माशरा अपने लीडर्स की ख़ुद कदर नहीं करता, उनके बताए हुए उसूल, उनके विजन को, उनकी दीवी, उनकी जो कुर्बानियाँ थी जिसकी वजह से आज हमारे पास इस आज़ाद मुमलिकत की नेमत मौजूद है, हम अगर उसकी कदर नहीं करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अपनी ये सॉवरेंटी खो दी है, या वो जिन तकालीफ, जिन मज़ालिम का शिकार आज हो रहे हैं, वो रियलाइज़ करते हैं कि काश उनमें ये दमख़म होता। वी आर ब्लेस्ड टू बी बॉर्न इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जो आज़ाद है। हमारे पास इतने ज़बरदस्त लीडर्स और उनका विजन मौजूद है, बट द विजन मीन्स नथिंग if it is not materialized and if it is not worked towards, and that is for that the onus is on us। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। इस हवाले से आपके कमेंट्स और फीडबैक हों तो हमें ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।